हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का स्पेशल सेशन। आज का स्पेशल सेशन सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन पर आधारित है। जी हाँ, यहाँ पर मैं उपस्थित हुआ हूँ सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सेट 6 के साथ। इस सेट में भी 10 नए क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। बारी बारी से हर क्वेश्चन को आपके सामने रखेंगे। पहले से निर्धारित समय सीमा 20 सेकेंड आपको उपलब्ध कराया जाएगा। उस समय सीमा के अंतर्गत मैं आपको बस इतना ही कहूंगा कि आपकी अपनी सूझबूझ के हिसाब से आपने जो अब तक सीखा है उस आधार पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। एक्सप्लेनेशन देखना दोनों परिस्थिति में, चाहे आपका आंसर सही होता है या गलत होता है, बहुत जरूरी है। वीडियो को भगा भगा करके नहीं देखिएगा, क्योंकि तब आपको स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आएगी। अगर मैं एक्सप्लेन करता हूं, वहां पर मेरी एक्सप्लेनेशन आपसे मैच करती है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और अगर दोनों में अंतर है तो एक्चुअल एक्सप्लेनेशन क्या है ये आपको समझ में आएगा। उस आधार पर आगे जब कोई भी नया क्वेश्चन आएगा आप उसे अटेम्प्ट कर पाने में सक्षम होंगे। सेशन की शुरुआत करेंगे। जल्दी से नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेट में कौन कौन से 10 नए क्वेश्चन शामिल किए गए। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और इस सेट में लाए गए 200 क्वेश्चन को बारी बारी से आपके सामने रखते हैं। आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, आंसर में लाइए, एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश कीजिए। अगर उस दौरान कहीं पर भी कोई परेशानी होती है, कुछ भी ऐसा अटपटा लगता है जो आपको समझ में नहीं आया, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके सूचित करें। कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आसान शब्दों में उसे समाधान के तौर पर आपके सामने रखा जाए। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। चलिए, आज के सेशन में जो पहला सवाल लिया गया है वो आपके सामने है और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, लिफ्ट द हैंडसेट ओनली आफ्टर। जरा इसको देखिए, यह है प्रपोजिशन, और अगर आप इसको समझेंगे तो इस नाम से ही आपका जो है कंसेप्ट यहां पर क्लियर हो जाएगा। वैसे भी आपने डेफिनेशन में सुना होगा, प्रपोजिशन इज अ वर्ड व्हिच कम्स बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन एंड shows its relation with other part of the sentence। ये बुकिश डेफिनेशन है, इसका नाम समझिए। ये प्रपोजिशन कहने का मतलब है कि ये नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। अब वो नाउन क्या हो सकता है, तो जो एक नॉर्मल जो नेमिंग वर्ड्स हैं, जो नाम वाले शब्द हैं, उससे पहले यूज हो सकता है, या हम कुछ वर्ब्स को इस्तेमाल करते हैं नाउन की तरह, तो उनके साथ भी इस्तेमाल हो सकता है। उसमें जेरंड का प्रयोग जो है इसके बाद होता है, यानी इसके पहले आप प्रेपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर जो ये लिखा हुआ है ये एक पास्ट पार्टिसिपल है, तो बिल्कुल इसमें यह गड़बड़ी है कि आप इसे प्रेपोजिशन यानी कि आफ्टर के बाद नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे अगर मान लीजिए कि इन सारे नॉर्म्स की जानकारी आपके पास नहीं है, तो यहां पर आप इतने दिनों से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसमें आपने कहीं पर ऐसा पढ़ा होगा कि प्रेपोजिशन के बाद, जैसे आपने आफ्टर स्टेइंग है, ठीक है, फॉर मीटिंग है, तो इस तरीके के शब्द आपने वहां पर देखे हैं कि आईएनजी वाले जितने भी वर्बियल नाउन है वो प्रेपोजिशन के बाद इस्तेमाल किया जाता है। यही चीज मैं कहता हूं कि जब आप लगातार रीडिंग करते हैं तो क्या चीजें जो है कंस्ट्रक्ट की गई है, उस लाइन को बनाने के लिए कौन कौन से ग्रामेटिकल नॉर्म्स अप्लाई किए गए, धीरे धीरे आपकी समझ में खुद आने लगता है, आपकी नजर में वो आने लगता है। यहां पर देखिए कि एग्जैक्टली यहां क्या होना चाहिए। अगर मैं इसको पेइंग कर देता हूं तो ये मीनिंग कंप्लीट हो जाता है कि लिफ्ट द हैंडसेट ओनली आफ्टर पेइंग अ 1 रुपी कॉइन। और देखिए कि वो ऑप्शन यहां पर है पेइंग, एक सिंपल सा चेंज है। पेड को हम क्या करेंगे, पेइंग में चेंज कर देंगे, वो नाउन में बदल जाएगा और तब जाकर के वो प्रेपोजिशन के नॉर्म्स को सेटिस्फाई कर देगा। यहां पर इसको जोड़ने की ये तो बिल्कुल नहीं होगा। यहां पर फिर इसकी जरूरत भी नहीं है और इसकी जरूरत भी नहीं है। दैट्स वाई जो सबसे आसान कन्वर्जन है, एक समझदारी अगर आप रखते हैं, तो वो हो जाएगा पेइंग अ 1 रुपी कॉइन, यानी पेड को हम पेइंग में चेंज करेंगे, एंड दैट्स वाई इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब।
टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, गुड लाइफ अकॉर्डिंग टू मेनी पीपल इज टू मेकिंग। सबसे पहले देखिए यहां पर टू जो है ये प्रेपोजिशन की तरह इस्तेमाल यहां पर नहीं हुआ है। आप अगर कहें तो जैसे क्या कहते हैं, आप इस तरह के सेंटेंसेस देख चुके हैं, कई बार आपको मिला होगा, आई एम टू गो, आई वॉज टू गो। यहां पर गोइंग लिखना या मतलब आईएनजी वाला ये मेकिंग लिखना टू के साथ गड़बड़ है। अब हम सेंस को समझेंगे। देखिए यहां पर जितने भी आज के इस सेट में जितने भी सवाल है जो मैंने देखा है चुनते समय, ये लगभग आसान है, बहुत ही आसान है। आप अगर न्यूज़पेपर के अच्छे रीडर हैं तो आप अच्छा अंक इस सेट में ला सकते हैं। मुझे लिख करके बताइएगा सारे लोग जितने इस सेट को देखते हैं। मैं तो सबसे पहले कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, लाइक करने में आप लोग कंजूसी करते हैं। जो लोग मैं स्टैटिस्टिक्स देख रहा था, 65 to 67% ही हैं जो सब्सक्राइब किए हैं, बाकी 33% लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं। आप सब्सक्राइब कर देने से आपका कुछ भी नहीं जाता है, बट ये मेरे लिए एक कह सकते हैं कि प्रोत्साहन के तौर पर काम करता है। मुझे वो एनर्जी देता है कि मैं आपके लिए किसी भी परिस्थिति में वीडियो ला सकूं। तो बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, लाइक करने में कंजूसी नहीं करिए। आप अपनी समस्या लिखिए, मैं बिल्कुल कहीं पर भी समस्याओं को लिखने से मना नहीं करता हूं। आप समस्या लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि उसका निदान कर सकूं। तो मैं जो यहां पर कह रहा था कि सिंपल सी बात है कि अगर आपने न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ा है 2-3 महीने से, तो बिल्कुल इस तरह के सवाल को आप बना सकते हैं। कह रहा है गुड लाइफ, अच्छी जिंदगी जो है, अकॉर्डिंग टू मेनी पीपल इज मेकिंग मोर एंड मोर मनी। मतलब है कि अच्छी जिंदगी वो है, उनकी है जो लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे बना रहे हैं। तो यहां पर इस टू का प्रयोग अगर हम ना करें तो ये सेंटेंस जो है वो ठीक हो जाता है कि पीपल इज मेकिंग। और ये पूरा जो है ये यहां पर जो है एक्चुअली ये गुड लाइफ के लिए लिखा गया है। ये बीच में जो है एक्चुअली मेरा ये है गुड लाइफ इज मेकिंग मोर एंड मोर मनी। बीच में जो अकॉर्डिंग टू मेनी पीपल वो किसके हिसाब से है, गुड लाइफ को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए, एलैबोरेट करने के लिए वो जोड़ा गया है हिस्सा। तो यहां पर जो है ये सबसे सुटेबल है। आर तो इसके साथ होगा नहीं, और फिर इज मेड ये जो करेंगे इज मेड, तो ये हो जाएगा पैसिव का पैटर्न जो कि बिल्कुल यहां पर है नहीं। और यहां आर, फिर यहां पर ये बिल्कुल होगा नहीं। तो सबसे बेहतर जो ऑप्शन है यहां पर ए नंबर है। हम टू अगर वहां से रिमूव करें तो बिल्कुल ये सेंटेंस को सेटिस्फाई करेगा, मीनिंग कंप्लीट करेगा। गुड लाइफ अकॉर्डिंग टू मेनी पीपल इज मेकिंग मोर एंड मोर मनी। और इसीलिए जो इसका आंसर है वो हो जाएगा आपका ए। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए यहां जो अंडरलाइंड हिस्सा है, इस अंडरलाइंड हिस्से को देखिए, कह रहा है व्हाट मैटर डज। अब ये सबसे पहले ये इस्तेमाल किस तरीके से हुआ है, ये इंटेरोगेटिव वर्ड की तरह यहां पर इस्तेमाल नहीं हुआ है। दैट मीन्स कि इस सेंटेंस में ये इंटेरोगेटिव का सेंस नहीं दे रहा है। अब यहां पर जब वो नहीं दे रहा है तो फिर इसकी भी जरूरत नहीं है। जैसे आपने कई बार जो है इस तरीके से देखा होगा, व्हाट सी डज, मतलब जो वो करती है। तो नॉर्मल हम क्या करते हैं, वर्ब को नॉर्मल उसका जो फॉर्म्स है उसके साथ हम रखते हैं यहां पर। तो सीधा सीधा है कि अगर हम कहें इसको मैटर्स, व्हाट मैटर्स मोस्ट इज द क्वालिटी एंड नॉट द क्वांटिटी। मतलब जो सबसे ज्यादा महत्व रखता है वो क्या है, क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं है। तो यहां पर ये फ्रेज है, और देखिए इसलिए इसके साथ जो है इज लगा हुआ। मैंने पहले ही कहा कि व्हाट मैटर्स मोस्ट ये एक फ्रेज है, एक हिस्सा है जिसको कि सब्जेक्ट के तौर पर चुना गया है। इट इज द क्वालिटी नॉट द क्वांटिटी। अगर हम उसकी जगह पर एक प्रोटोटाइप सब्जेक्ट भी रख करके देखें तो सेंटेंस मेरा पूरा होता है। तो चूंकि वो इंटेरोगेटिव है नहीं, इसलिए उसमें हेल्पर रखेंगे नहीं। कह रहा है जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है, क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं है। और देखिए यहां पर जो डी नंबर ऑप्शन है ये सबसे सटीक है। व्हाट डज इट मैटर, ये फिर इंटेरोगेटिव हो जाएगा। फिर इधर से लाएंगे, ये भी नहीं, ये भी नहीं। सबसे सटीक जो है वो डी नंबर दिख रहा है, और इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। देखिए फ्रेज के केस में ये ध्यान रखना है, कोई भी सेंटेंस का हिस्सा है और वो इंटेरोगेटिव नहीं है तो उसमें क्या होगा कि जो आपको WH वर्ड दिख रहा है उस केस में वो इंटेरोगेटिव सेंस में इंटेरोगेशन के लिए यूज नहीं हो रहा है, वो नॉर्मल सेंस रख रहा है। जो के सेंस में आ सकता है, जिसने के सेंस में आ सकता है, जिसका के सेंस में आ सकता है, जिसको के सेंस में आ सकता है। मतलब वो इंटेरोगेटिव सेंस में नहीं आता है। जैसे व्हेन का मतलब कब है तो इंटेरोगेटिव सेंस है,
व्हेन का मतलब है जब, तो वो नॉर्मल सेंस में आता है, इंटेरोगेटिव के सेंस में नहीं आता है। तो अब यहां पर ये है कि व्हाट मैटर्स होगा, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंस वाला नहीं है, ये एक फ्रेज है। अंतर दोनों में क्या है कि उसमें इन्वर्जन का प्रयोग होता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले होता है। अगर वो इंटेरोगेशन के सेंस में इस्तेमाल नहीं हुआ है तो नॉर्मल जो सेंटेंस का पैटर्न है वैसे ही अप्लाई किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, ही वुड बी लाइक। सबसे पहले तो यही गड़बड़ है कि अगर आप बी लिख रहे हैं तो उसके बाद आपको या तो वर्ब वन प्लस आईएनजी लिखना चाहिए अगर आप एक्टिव पैटर्न लिख रहे हैं तो, या अगर आप पैसिव पैटर्न लिख रहे हैं तो बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल आपको लिखना चाहिए। इतनी बार मैंने इसकी चर्चा की है कि मैं नहीं समझता हूं कि अब आपको इसमें कोई भी परेशानी होती होगी। तो ये दोनों जो है अलग अलग तय है पहले से कि अगर हम बी यानी कि एसआरएम लिख रहे हैं तो उसके बाद वर्ब वन प्लस आईएनजी रखेंगे, दैट मींस कि मुझे क्या एक्सप्रेस करना है, एक्टिव, मतलब है सब्जेक्ट ओरिएंटेड सेंटेंस है। पैसिव का पैटर्न जो है उसमें पास्ट पार्टिसिपल होना चाहिए। यहां पर लाइक के साथ दोनों में से कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हम सीधा सीधा देखेंगे कि एक्चुअली ये सेंटेंस में ही जो है वो क्या वैल्यू रख रहा है, सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। आगे देख रहे हैं टू हैव सम आइसक्रीम, तो ही जो है यहां पर सब्जेक्ट की तरह प्रयोग हो रहा है। अब जब सब्जेक्ट की तरह प्रयोग हो रहा है इसका मतलब है एक्टिव पैटर्न है, और एक्टिव के लिए अगर हम यहां से इसको हटा दें, बी को हटा दें, तो नॉर्मल क्या होता है, एक्टिव का जो पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस V1 जिसको कहते हैं ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब कह रहे हैं इसको, या बेयर इन्फिनेटिव कह लीजिए इसको, है ना, बेयर इन्फिनेटिव, ये नाउन इक्विवेलेंट होते हैं। तो इस तरीके से हम लिखते हैं तो सीधा हो जाएगा कि ही वुड लाइक टू हैव सम आइसक्रीम, तब जाकर के बिल्कुल सही होगा। यहां पर जो बी का प्रयोग है वो बिल्कुल अनावश्यक है, तो वो ऑप्शन हम ढूंढ लेते हैं यहां पर। फिर इसका होने का कोई जो है यहां औचित्य ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा ही जो है वो सब्जेक्ट है और जो मेरा सेंटेंस पैटर्न है वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो पैसिव वाला तो लिख ही नहीं सकते, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, इसके साथ V4 का प्रयोग हम कर ही नहीं सकते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन ही गलत है और यहां पर इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे बेहतर मीनिंग जो दे रहा है वो ए दे रहा है, एंड दैट्स व्हाई जो इसका आंसर है वो है आपका ए। सीधा सीधा हो जाएगा ही वुड लाइक टू हैव सम आइसक्रीम। सिंपल, मैं समझता हूं बहुत आसानी से समझ गए। अभी तक जितने भी सवाल इस सेट में मैंने रखे हैं यहां पर कोई भी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, और आज सब लोग जितने भी इसको अटेम्प्ट करते हैं एक तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए। एसबीआई के लिए हम आगे और कोशिश कर रहे हैं, साथ में जो है सेशन की शुरुआत में हम 2-2 3-3 करके या एक करके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, जो फैक्ट्स है, जो एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है वो भी हम ऐड करेंगे। आगे वर्ड स्वैप, स्टार्टर, ये सब नए नए पैटर्न हम बहुत जल्द ऐड करेंगे यहाँ पर, उसके साथ साथ उसको शुरू करेंगे ताकि आपकी तैयारी पूरी हो सके। तो आज बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपने मार्क्स लिख करके बताइए कि क्या आप इस तरह के क्वेश्चन, इतने आसान लेवल के क्वेश्चन में भी क्या आपसे गलती हुई। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। कह रहा है कि विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू सिस्टम द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। अब यहां पर एक रिलेटिव प्रोनाउन है, आपको पता है कि इसकी औकात यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन की औकात वही होती है जिसके लिए वो इस्तेमाल किया गया है। तो कैंडिडेट्स के लिए इस्तेमाल किया गया, ये प्लूरल है, तो यहां पर रिजॉर्ट भी ठीक ही लग रहा है, ये भी प्लूरल है, और रिजॉर्ट का मतलब होता है सहारा लेना, ठीक है, सहारा लेना, या आप कह सकते हैं कि सहायता लेना। अब यहां पर क्या है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु रिजॉर्ट टू अनफेयर मींस इज डिक्रीजिंग ईयर आफ्टर ईयर। यहां पर बिल्कुल ये जो इज का प्रयोग हुआ है वो द नंबर ऑफ के लिए हुआ है, और इस पर हम बहुत जल्द आगे जो ऐड करेंगे एक सेगमेंट में यहां पर जोड़ने जा रहा हूं। आप मुझे बताइए कि क्या वो करना चाहिए। ज्ञान का गुल्लक, हर एपिसोड के शुरुआत में मैं 1 और 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि ग्रामेटिकल नॉर्म से, वर्ड से, उसके यूजेस को लेकर के जुड़ा होगा, काफी फायदेमंद होगा। हर एक एपिसोड में काफी डिटेल्स उस पर बात करेंगे। तो ये उसी जगह पर हम बात करेंगे कि द नंबर ऑफ
अ नंबर ऑफ में क्या डिफरेंस है, उसके साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे बच्चों को पता होगा। मैं बस इतना ही बता रहा हूं कि आगे और भी इंटरेस्टिंग चीजें इस एपिसोड में हम जोड़ने जा रहे हैं। तो यहां पर सिंपल सी बात है कि इज जो इस्तेमाल हुआ है वो इसकी वजह से हुआ है, इज डिक्रीजिंग, और इसके बाद V4 का प्रयोग हुआ है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि यहां पर जितने भी, तो रिजॉर्ट को वहां पर अंडरलाइन किया गया है, उसको रिजॉर्टिंग करने की जरूरत नहीं है, टू वहां पर लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब ये जो सेंटेंस है वो खुद में ही कंप्लीट है कि विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सिस्टम द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु रिजॉर्ट टू अनफेयर मीन्स इज डिक्रीजिंग ईयर आफ्टर ईयर। और इसीलिए जो इसका आंसर है वो है नो करेक्शन रिक्वायर्ड एंड द ऑप्शन इज ई। इसमें कोई भी सुधार की आवश्यकता नहीं है। जो दिया गया सेंटेंस है वो अपने लेवल पर मीनिंग को भी ठीक ठीक कन्वे कर पा रहा है, ग्रामेटिकली भी फिट है। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है कि डाइट कॉन्शियस पीपल वुडंट बी लाइक टू हैव आइसक्रीम आफ्टर डिनर। अब देखिए ये ऐसा ही सवाल अभी एक या दो सवाल पहले था। हमने क्या जांचना है कि ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, मतलब मेरा सेंटेंस सब्जेक्ट ओरिएंटेड है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि भैया ये सब्जेक्ट है और जो ये आइसक्रीम है ये ऑब्जेक्ट है। दैट मीन्स कि सब्जेक्ट से शुरू हुआ है तो बी और लाइक्ड इसको लिखना नहीं यहां पर उचित है, क्योंकि ये पैसिव का पैटर्न सीधा सीधा होना चाहिए। वुडंट लाइक टू हैव आइसक्रीम आफ्टर डिनर, मतलब है डाइट कॉन्शियस पीपल वुडंट लाइक टू हैव आइसक्रीम आफ्टर डिनर। और वुडंट लाइक टू ये हमारे ए नंबर में है, इसको यहां पर इसकी जरूरत नहीं है, और बी की फिर यहां पर जरूरत नहीं है, और ये भी अनावश्यक है। अभी जस्ट पीछे भी इस पर एक्सप्लेन किया है, इसमें ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। यहां पर सिंपल सा है कि मैंने ये आसानी से समझ लिया कि जो लोग डाइट कॉन्शियस होते हैं वुडंट लाइक टू हैव आइसक्रीम आफ्टर डिनर, डिनर के बाद वो आइसक्रीम लेना पसंद नहीं करेंगे, नहीं चाहेंगे। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया आपका ए। सिंपल सा है। हर बार मैंने पिछले दिन भी वॉइस कैरियर में यही बात कही है कि वॉइस और टेंस को आप ऐसे कोरिलेट कर लीजिए कि आप ये पहले पकड़ना सीख जाइए कि सेंटेंस आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। सब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो सीधे टाइम एंड टेंस के सारे कंसेप्ट, यानी कि जो शुरू में जो हम नॉर्मली सब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू करते हैं तो जो जो नॉर्म्स फॉलो करते हैं वो सब फॉलो होगा। अगर आपका सेंटेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो बस उसको पैसिव पैटर्न को फॉलो करते हुए सारे नॉर्म्स को अप्लाई करना है, बस इसमें और कुछ भी नहीं है। टाइम एंड टेंस और वॉइस में बस इतना ही ध्यान आपको रखना है। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, आई हैव नॉट गेट, ये आपका V1 है एंड दिस कॉम्बिनेशन इज रॉन्ग। आपको पता है कि हैव के बाद, हैड के बाद और हैज के बाद हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म अप्लाई होता है, यानी यहां पर होना चाहिए गॉट। हैव नॉट गॉट, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। आपको ऑप्शन में यहां दिख रहा है कि हैव नॉट गॉट, और ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आई हैव नॉट गॉट माई चेक कैश्ड ऑन दैट डे एज इट वॉज अ बैंक हॉलीडे। तो बिल्कुल यहां पर सिंपल सा है कि ये यहां ऑप्शन में दिया हुआ है, सीधा सीधा हैज हैव के बाद V3 फॉलो करते हैं। दैट्स व्हाई बड़ा ही आसान सा सवाल है। इसका जो आंसर है वो है सी। बहुत ही आसान सी बात है यहां पर कि जब कभी भी सेंटेंस में हैज, हैव, हैड का प्रयोग किया जाएगा उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे। एक्टिव रहेगा तो नॉर्मल जो वर्ब है, वॉक है, प्ले है, या फिर कंपोज है, जैसे यहां पर गेट है, तो उसका जो तीसरा फॉर्म होगा वो लगाएंगे। पैसिव का जो पैटर्न होगा तो उसमें बिन वहां पर होगा, हैज, हैव, हैड के बाद बिन आपको दिखेगा। फिर उसके बाद जो आपका वर्ब का फॉर्म है, जो पास्ट पार्टिसिपल रखना है, वो हम वहां पर रखेंगे। एक्टिव और पैसिव यानी कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बस इतना सा ही अंतर है हैज, हैव और हैड को लेकर के। तो इसीलिए इस सवाल का जो जवाब हो गया वो हो गया आपका सी। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब।
टाइम्स अप। चलिए, कह रहा है डांसिंग एंड पार्टिसिपेट। अब देखिए एंड के लिए पहले ही मैंने कहा है कि एंड के दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, क्या होना चाहिए? सेम काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। सेम काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब है कि अगर एक तरफ आप जेरंड यूज कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भी जेरंड यूज करेंगे। एक तरफ आप इन्फिनेटिव यूज कर रहे हैं, दूसरी तरफ भी वही यूज करेंगे। अब यहां पर है डांसिंग और इधर है पार्टिसिपेट, तो हम चाहें तो इधर इसको भी डांस कर सकते हैं, टू डांस, लेकिन हम ऑप्शन में देख लेते हैं क्या है, कहीं नहीं है। अब तो इसका क्या करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा मुझे पार्टिसिपेटिंग। अगर हम पहले वाले को, आपके मन में आएगा कि सर क्यों नहीं कर सकते, हम डांसिंग को ही चेंज कर लेंगे, हम पार्टिसिपेट को रहने देंगे। बिल्कुल कर सकते हैं, अगर मेरे ऑप्शन में होता तो बिल्कुल हम करते। आपके मन में एक सवाल और आएगा कि दोनों ऑप्शन में दे सकता है क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं देगा, और मल्टीपल ऑप्शन होंगे तो देगा 2 और 3, 1 और 2, ए और बी, सी और डी, ऐसे करके बोथ ये करके दे सकता है ऑप्शन आपको, तो वहां पर दोनों ऑप्शन हो सकता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डांसिंग एंड पार्टिसिपेटिंग। और देखिए यहां पर डांसिंग एंड पार्टिसिपेटिंग, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। डांसेस, डांस, ठीक है, ये यहां पर बिल्कुल ये हर ऑप्शन यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो सिंपली, इसका जो आंसर है वो ए हो गया। ऐसा हमने क्यों किया? इसलिए किया कि एंड से जुड़े हुए जो भी दो शब्द होते हैं, दो सेंटेंसेस होते हैं, दोनों एक ही नेचर के होते हैं। जो शब्द होते हैं वो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, पहले जो है बाद में भी उसी प्रकार का इस्तेमाल करना है। तो इसीलिए यहां पर जो है अब ए हो गया। एक बात यहां पर ध्यान रखेंगे, ये सारे जो है, चाहे वो इन्फिनेटिव हो, जेरंड हो, ये नाउन इक्विवेलेंट की कैटेगरी में आते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि अगर सिंगल रहेगा तो सिंगुलर होता है, डबल नाउन इक्विवेलेंस हो जाएगा तो वो प्लूरल होता है। और देखिए उसकी पहचान यहां पर आर लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि दो बात यहां पर की जा रही है, फर्स्ट वन इज डांसिंग एंड सेकंड वन इज पार्टिसिपेटिंग। ये ध्यान रखेंगे कि अगर एक ही नाउन इक्विवेलेंट यानी कि जेरंड है, इन्फिनेटिव है, उसके साथ हम सिंगल यानी कि वर्ब सिंगुलर लगाएंगे अगर वो अकेला है। अगर वो पेयर में आए हैं, मतलब है कि डबल है या फिर मोर देन वन नाउन इक्विवेलेंट्स एक साथ इस्तेमाल किया गया सेंटेंस में, तो वो प्लूरल होगा, उसके साथ प्लूरल वर्ब हम फॉलो करेंगे। ध्यान में रखिएगा। इसलिए सवाल का जो जवाब है वो ए है। आसानी से बात समझ में आई कि हमने इसमें क्या किया, बाद वाले को क्यों किया, ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, हम पहले वाले को भी चेंज कर सकते हैं दूसरे वाले के हिसाब से। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, सी आस्ट, और ये आस्ट V2 दैट मींस पास्ट, हिम इफ सी, और यहां पर देखिए कैन, ये होगा ही नहीं, यहां पर कम से कम जो है वो कुड होना चाहिए। क्या होगा कि सी आस्ट हिम इफ सी कुड सी हिम लेटर टू फिक्स एन अपॉइंटमेंट फॉर पर्सनल एडवाइस। अब यहां पर देखिए कि कुड है इसमें, सी हिम लेटर ये भी है, कैन वाला नहीं होगा, कुड के बाद ये V2 सॉ होगा नहीं, और विल की यहां पर आवश्यकता नहीं है। इसीलिए इस सवाल का जवाब है वो सीधा सीधा है कि आंसर हो जाएगा इसका ए। हम क्या करेंगे, चूंकि यहां मेरा सेंटेंस जो है वो पास्ट में आस्ट लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई वो कैन का जो है वो कुड होना चाहिए, और इसीलिए जो इस सवाल का जवाब है वो है आपका ए। चलिए आज के सेशन का आखिरी सवाल लें, जो कि बड़ा ही इजी रहा है ये सेशन। आखिरी सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, लॉन्ग अगो देयर हैड नो सच थिंग एज मनी एंड पीपल एक्सचेंज द थिंग्स दैट दे वांटेड। अब देखिए ये जो हैड का प्रयोग करते हैं, ये जो हैव की फैमिली है, ये पोजीशन को दर्शाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और बी की जो फैमिली है वो कुछ होने को, दैट मीन्स हैपनिंग दैट टाइम, होने का सेंस देता है, ठीक है। उस समय में हैपनिंग के सेंस में जो है वो अगर उस समय मौजूद हो रहा हो, कह रहा है कि लॉन्ग अगो देयर वाज नो सच थिंग। यहां पर हैड की जगह पर वाज जो है वो सबसे ज्यादा सुटेबल सेंस देगा, क्योंकि यहां पर किसी पोजीशन की बात नहीं, उस समय होने की बात नहीं थी, कि कह रहा है कि देयर वाज नो सच थिंग एज मनी एंड पीपल एक्सचेंज द थिंग
दैट दे वांटेड। मतलब वो बदलते थे चीजों को, वैसे जैसी कोई चीज वहां होती नहीं थी। होने का सेंस है, पोजीशन का कोई भी सेंस नहीं है। जहां कहीं भी पोजीशन का सेंस होता है वहां पर हम हैव का प्रयोग करते हैं। बी हैपनिंग जो रहता है उस समय में हो रहा हो, कुछ होने के सेंस में है, तो मौजूदगी के सेंस में है, तो उस सेंस में हम बी का प्रयोग करते हैं। दैट्स व्हाई यहां पर हैड का प्रयोग अनुचित है। यहां पर was no such thing बिल्कुल दिख रहा है, have not फिर यहां पर होगा नहीं, had का होगा नहीं, और यहां things जो है ये इस ऑप्शन को एलिमिनेट करने पर मुझे मजबूर कर रहा है। तो इसका भी जो आंसर है वो है आपका ए। मैंने इसमें दो बात आपको समझाई है कि कहीं पर अगर पोजीशन की बात होती है तो हम उसमें हैज हैव का प्रयोग करते हैं। कुछ चीज होने का, मौजूद होने का, रहने का, हैपनिंग के सेंस में अगर आता है तो वहां पर हम बी का सेंस लेकर के यूज करते हैं। तो इसीलिए चूंकि यहां पर पुराने समय की बात है, बहुत पहले की बात कर रहा है, दैट्स व्हाई वॉज बी की फैमिली का ही है। बी के फैमिली में इज, आर, एम, वॉज, वर ये सारे आते हैं, तो इसलिए हमने ए का चुनाव किया और इसलिए जो इसका आंसर है वो है ए। उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन एक तो काफी तेजी से समाप्त हो गया, इसमें कुछ उतना ज्यादा था नहीं, काफी मजेदार रहा होगा, आसान रहा होगा। वैसे लोग जिनको बहुत कम अंक आते थे, आज यहाँ पर अच्छा अंक प्राप्त किया होगा आप लोगों ने। आप सब से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने अंक मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं जरूर। यहाँ पर उम्मीद है कि आप सबको 10 आउट ऑफ 10 होना चाहिए। जिनका नहीं भी है, परेशान नहीं होना है, धीरे धीरे ही आप में डेवलपमेंट होगा। आज इस तरह का सेशन था, ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का सवाल है। यहां पर सीधा समझिए कि सवाल इस तरह का भी होता है, सूझबूझ अगर आपकी नहीं है तो वही सवाल आपको कठिन लगेगा, और अगर आपको सूझबूझ आ गई है, आप अगर शुरुआत से 5 जो एपिसोड इसका सेशन हुआ है अगर आपने उसे किया है तो वो भी इसमें काफी मदद किया होगा आपको। तो सिंपल सी बात है कि लगे रहिए, बनाते रहिए, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, और अलग जो सोर्स है उससे भी प्रैक्टिस कीजिए। मैं पहले ही कह दे रहा हूं कि इंग्लिश को लेकर के बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, कर लेंगे यार। तो भैया भगवान जी के पास अगरबत्ती दिखाने से इंग्लिश तो पूरा होने वाला है नहीं। तैयारी करते नहीं है, मैथ्स बनाते हैं, रीजनिंग बनाते हैं, और इंग्लिश के टाइम पर ऐसे अंग्राई लिख कहते हैं कल कर लें यार बहुत। तो इस तरह के जो है इग्नोरेंस से आपकी इंग्लिश अच्छी होने वाली है नहीं, आपको लड़ना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो आप बनाते रहिए, ज्यादा करेंगे। आप अपनी परेशानी को बिल्कुल कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके मुझे सूचित कीजिए, कोशिश करेंगे कि हम उसको जितना हद तक हो सके आसान बनाएं आपके लिए, और आप अपने जो डिजायर्ड प्लेस है वहां पर पहुंचे, अपने गोल को क्वालिफाई कर सकें, वो आपको मिले और आपका जीवन सुखमय हो। इसी उम्मीद के साथ उम्मीद तो ये करते हैं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। जो लोग यहाँ पर पहले जुड़े हुए हैं, कहना एक फॉर्मेलिटी है, आप लोग करते तो है नहीं। व्यू होता है 50-60 और लाइक होते हैं 10-15। लाइक करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। मैंने पहले से कहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं। प्लीज आप अगर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। पढ़िए, पढ़ाइए, खुश रहिए, मस्त रहिए। अगले दिन इसी प्रकार के एक रोचक एपिसोड के साथ बहुत जल्द आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, पढ़ाई जरूर करते रहिएगा क्योंकि एग्जामिनेशन रुकने वाली नहीं है। लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।